हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे नवंबर 4th वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज सिम्बेक्स 20 कंडक्ट किया गया। तो भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 का आयोजन किया गया और इसका आयोजन जो है इस बार कहाँ पे किया गया था, तो अंडमान सी में। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। इस एक्सरसाइज को 1994 से एनुअली कंडक्ट किया जा रहा है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया की तरफ से इसमें किस आईएनएस ने यानी कि इंडियन नेवल शिप ने जो है पार्टिसिपेट किया था 2020 के एडिशन में। तो इसमें पार्टिसिपेट किया गया था डिस्ट्रॉयर यानी कि विध्वंसक राणा के द्वारा विद इंटीग्रल चेतक हेलीकॉप्टर एंड जो इंडिजिनसली यानी कि जो हमारा जो स्वदेशी बिल्ट कॉर्वेट जो है कमोरता और कारमुक, तो इस दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। सो इन सारे फैक्ट्स का ध्यान रखिएगा। ये एक्सरसाइज जो है 1994 से कंडक्ट किया जा रहा है और इस बार इसका ये 27वां एडिशन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन द एटीपी टूर 2020 फाइनल। ये हम बात कर रहे हैं टेनिस के बारे में और इसमें मेंस का खिताब किसने जीता, तो इसमें मेंस का खिताब जीता है डेनिल मेदवेदेव ने। डेनिल मेदवेदेव ने जो कि एक रशिया के टेनिस प्लेयर हैं। वहीं पर डेनिल मेदवेदेव ने एटीपी टूर 2020 फाइनल में डोमिनिक थिएम को हराया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन यानी कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होती है उसको ख़त्म करने के लिए, उसके उन्मूलन के लिए एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। तो ये किस दिन मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर एक साल 25 नवंबर को। ये आप ध्यान में रखिएगा। और इस बार इसका थीम था ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। और इस बार जो देखा गया है यूएन के द्वारा ये कहा गया कि कोविड के बाद जो है जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा थी वो और भी ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि बहुत लोगों की जॉब छुट्टी, लोग घर में ही रहते थे। ये भी कहा गया कि जो डेटा है उसी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि जो बहुत लोगों की जॉब छुट्टी, लोग घर में थे तो एक दूसरे में आपस में झगड़ा मारपीट, तो इसके चलते भी कहा गया कि अभी जो है कोविड के बाद जो है ये महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है वो और भी ज़्यादा बढ़ा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण यानी कि इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में उमंग ऐप का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया है। सो इस ऐप को किस किस कंट्री के लिए लॉन्च किया गया, यूएसए, यूके, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी इसमें बहुत सारे कंट्री आते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस ऐप का जो इंटरनेशनल वर्जन जो लॉन्च किया गया ये किस लिए लॉन्च किया गया है। ये ऐप जो 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 फॉरेन में पढ़ने गए हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट इंडियन स्टूडेंट हैं उनके लिए, जो एनआरआई हैं और जो भी टूरिस्ट जो हैं, जो कि भारतीय टूरिस्ट हैं और फॉरेन में घूमने के लिए गए हैं, तो उनको भारत सरकार की जो सेवाएं, जो भारत सरकार की ओर से सेवाएं प्रदान की जाती है उसका लाभ उनको इस ऐप के जरिए मिल सकेगा अगर वो इस किसी भी फॉरेन कंट्री में हो तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो गवर्नमेंट के द्वारा जो जितनी सारी ई गवर्नेंस पॉलिसी चलाई जाती है तो इस ऐप के जरिए वो इसका बेनिफिट पा सकते हैं। सो अब हम जान लेते हैं उमंग का फुल फॉर्म। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इसके जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ये कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और उमंग प्रोवाइड्स सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल इंडियन सिटीजन्स टू एक्सेस पैन इंडिया ई गवर्नेंस सर्विसेज। सो ये आप ध्यान रखिएगा, वन ऐप मेनी गवर्नमेंट सर्विसेज। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है, किस गवर्नमेंट के द्वारा कितनी जो ई गवर्नेंस सर्विसेज जो है ये चलाई जा रही है, इस ऐप के जरिए आप देख सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी का निधन हो गया। तो अभी हाल ही में असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई जी का निधन हो गया। और अगर हम बात करें भी प्रेजेंट टाइम में कि प्रेजेंट टाइम में असम के जो चीफ मिनिस्टर है ये कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल। और असम के तरुण गोगोई जो मुख्यमंत्री थे ये अभी तक के सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहने वाले थे। ये असम के मुख्यमंत्री कब से कब तक रह चुके थे, तो 2001 से लेकर 2016 तक ये असम के मुख्यमंत्री रह चुके थे।
और साथ ही साथ तरुण गोगोई जी 6 बार लोकसभा से एमपी भी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके थे। इन्हें अगस्त के मंथ में कोविड हुआ था, बट ये कोविड से ठीक हो गए। बट पोस्ट कोविड जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आने लगी और उनके जो बहुत सारे ऑर्गन हैं वो फेल हो गए। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि केमिकल वारफेयर में जो लोग मर गए उनकी याद के लिए एक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस। तो एक रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। तो ये किस दिन मनाया जाता है? ये हर एक साल 30 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि अभी तक जो केमिकल वेपन का जो यूज जो सबसे ज़्यादा किया गया है किसी वॉर में, वो किस वॉर में किया गया है? तो वर्ल्ड वार वन में केमिकल वेपन का यूज़ किया गया, जिससे कि लाखों लोग की जान गई थी। और वर्ल्ड वार वन कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 तक। फिर अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्वसरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यानी कि विश्वसरैया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विज्ञान के मानद डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी रिसेंटली इस मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किए गए हैं इसरो के चेयरमैन के सिवन। वहीं पे अगर हम बात करें जी सतीश रेड्डी जी के बारे में, तो ये डीआरडीओ के चेयरमैन हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें टेसी थॉमस के बारे में, तो टेसी थॉमस को किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। और इनको जो है डॉक्टरेट की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो वजूभाई वाला जी के द्वारा दी गई, जो कि कर्नाटका के गवर्नर हैं। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे भी है? बेंगलुरु में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अहमद पटेल जी का निधन हो गया, वह किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? तो अहमद पटेल ये इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। और ये 1977 से 1989 तक ये एमपी भी रह चुके थे और ये बहुत कांग्रेस के एक कद्दावर नेता में से एक थे। और इनकी जो मृत्यु हुई वो भी कोविड-19 के कारण ही हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेब सीरीज ने 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज पुरस्कार जीता है? तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस अवार्ड को जीतने वाला ये पहली वेब सीरीज़ बनी है और इस वेब सीरीज़ का नाम है दिल्ली क्राइम। और ये जो वेब सीरीज है ये किसके द्वारा डायरेक्ट की गई थी? रिची मेहता के द्वारा। और ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की गई थी, जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। और ये वेब सीरीज दिल्ली क्राइम जो है ये 2012 के गैंग रेप से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस देश का चैंगी 5 मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा है? तो सबसे पहले तो चैंगी 5 मिशन जो है ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया, यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चाइना। और एक चीज़ आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इस मिशन का जो मेन जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का, वो क्या है? तो ये लूनार यानी कि मून से सैंपल कलेक्ट करके लाएगा। और अगर ये चाइना का जो ये मून मिशन है चांगी 5, अगर ये मिशन और अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना 3rd कंट्री बन जाएगा जो कि मून से कोई सैंपल कलेक्ट करके लाएगा यूएसए और रशिया के बाद। लास्ट टाइम जो है मून से अगर किसी स्पेस एजेंसी ने अगर कलेक्ट करके लाया था कोई सैंपल, तो वो किस कंट्री ने? यूएसएसआर ने। तभी रशिया जो है यूएसएसआर हुआ करता था, इसमें बहुत सारे देश हुआ करते थे। और ये बात कर रहे हैं हम 1976 के बारे में। 1976 के यूएसएसआर के लूना 24 के बाद पहला मिशन है ये चांगी 5 मिशन। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो ये तीसरा कंट्री बन जाएगा चाइना। और इस मिशन को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? चाइना के लॉन्ग मार्च रॉकेट से लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टाइगर रिजर्व ने TX2 अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल पुरस्कार जीता है? तो अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने TX2 इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। जो देश के जितने सारे जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें से ये अवार्ड पाने वाला पहला टाइगर रिजर्व बन गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अच्छा, ये TX2 अवार्ड क्या है? तो बेसिकली इस अवार्ड को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो इसीलिए कि जो जितने सारे जो टाइगर रिजर्व हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो वहाँ पे जितनी टाइगर की संख्या है उसे 10 साल में क्या करना है? डबल करना है टाइगर की संख्या।
तो इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जो टारगेट था वो था 2014 से इस एम को स्टार्ट किया गया था। 2024 तक जो है यहाँ पे 2014 में 25 टाइगर थे तो 50 करने थे टाइगर, बट इस टाइगर रिजर्व ने 2018 में ही टाइगरों की संख्या जो है वो 65 कर दी। सो इसीलिए इस टाइगर रिजर्व को TX2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर अब हम बात करेंगे, हाल ही में डिएगो माराडोना का निधन हो गया। वह किस देश के पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी थे? फॉर्मर पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी थे। तो बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत लोगों ने सुना तो सब हैरान हो गए। इनका जो निधन है वो कार्डियक अरेस्ट के कारण हो गया। ये आई थिंक मात्र 60-61 वर्ष के थे। और ये किस कंट्री के फॉर्मर पेशेवर फुटबॉलर थे? तो ये अर्जेंटीना के फॉर्मर पेशेवर फुटबॉलर थे और इन्हीं की कैप्टनसी में 1986 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था अर्जेंटीना ने। सो ये आप ध्यान में रखिएगा, इनकी जो कंट्री है वो आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो ICC के नए चेयरमैन के रूप में चुने गए हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बाकले। और इनसे पहले कौन थे? शशांक मनोहर। तो शशांक मनोहर जो है इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी आई थिंक जून या जुलाई में ही। उसके बाद इमरान ख्वाजा को इंटरिम चेयरमैन अपॉइंट किया गया था और फिर जो है परमानेंट जो चेयरमैन जो है अपॉइंट किया गया है ग्रेग बाकले को। तो ये आप इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान में रखिएगा। और ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन कि ICC का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पे है? और सौरभ गांगुली तो BCCI के चेयरमैन हैं, ये आपको पता होगा ही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी कि नेशनल मिल्क डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो नेशनल मिल्क डे ये हर एक साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। और ये 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन मिल्क मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा ही, ये डे भी 26 नवंबर को मनाया जाता है हर एक साल। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। वहीं पे 26 जैन 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू किया गया था। पूर्णतः मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि जो 26 नवंबर 1949 को ही जो बहुत सारे जो है लगभग 70% जो है संविधान का पार्ट वो लागू कर दिया गया था। लाइक फंडामेंटल राइट्स, जो मेन जो पॉइंट है वो फंडामेंटल राइट 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली हु रिलीज्ड अ बुक ऑन लाइफ एंड आइडियल्स ऑफ गुरु नानक देव। तो अभी रिसेंटली गुरु नानक देव के लाइफ पर और इनके आइडियल्स पर, इनके विचार पर जो बुक रिलीज़ किया गया वो किसके द्वारा? तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। वहीं पे अगर हम बात करें कि जो इनके लाइफ और इनके आइडियल्स पर जो बुक लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो कृपाल सिंह जी के द्वारा लिखी गई है। और इसी बुक को किसके द्वारा रिलीज़ किया गया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 93 अकादमी पुरस्कारों की यानी कि ऑस्कर पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि यानी कि इंडिया की ऑफिशियल एंट्री कौन सी है? किस फिल्म को दी गई है ऑफिशियल एंट्री? बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में। तो हम इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, जलीकट्टू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फकीर चंद कोहली का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फकीर चंद कोहली जो है ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और साथ ही साथ इन्हें किस नाम से जाना जाता था? फादर ऑफ द इंडियन IT इंडस्ट्री। और ये TCS के फाउंडर और फर्स्ट CEO थे। इन्हें जो है भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर 2020 यानी कि कैम्ब्रिज के द्वारा जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2020 जो है किसे घोषित किया गया है? यानी कि कैम्ब्रिज से जो है सबसे ज़्यादा वर्ड जो इस बार कौन से वर्ड खोजे गए? तो ये वर्ड है क्वारंटाइन। ये वर्ड क्या है? क्वारंटाइन यानी कि अलग थलग करना। जो आपने सुना होगा
जो कोविड-19 में जो क्वारंटाइन जो किए जाते थे, अब तो खैर वो सारा कुछ जो ख़त्म ही हो गया। अब तो लोगों के मन से ही डर निकल गया, जो कि डर और भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए। डर होगा ये आपके लिए ही अच्छा है, आपके फैमिली के लिए अच्छा है कि आप कोरोना से डरे, बच के रहें, सावधान रहें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंगदान दिवस ये हर एक साल 27 नवंबर को मनाया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब खाड़ी देश यानी कि पहला अरब या फिर गल्फ कंट्री कौन सा देश बनने वाला है? तो कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब गल्फ कंट्री बनने वाला है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इससे कुछ फैक्ट्स भी हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये जो है ये इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम जो कोल जो बनेगा, जो जनरेट करेगा, ये कहाँ पे लगेगी? तो कोल प्लांट लगेगी दुबई में। सो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये अभी 600 वाट की लगी है और 2023 तक इसकी जो कैपेसिटी है वो हो जाएगी 2400 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। और ये 2023 में 2400 मेगावाट पूरा हो जाएगा। और इस कोल प्लांट का नाम है हसायन कोल प्लांट। और इस पर जो टोटल जो खर्च होगा वो कितना होगा पता है आपको? 3.4 बिलियन डॉलर। और इसके लिए जो है जापान और सऊदी अरेबिया कोल सप्लाई करेगा। किसको? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, जिसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 22,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 22,000 रन पूरे करने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। और विराट कोहली ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो विराट कोहली ने कितने मैच में 22,000 रन पूरे किए? 462 मैच में 22,000 रन पूरे किए। वहीं पे अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो तेंदुलकर ने 493 मैच में 22,000 रन पूरे किए थे। वहीं पे थर्ड नंबर पे आते हैं ब्रायन लारा और फोर्थ रैंक पे आते हैं रिकी पॉन्टिंग। साथ ही साथ ये भी आप ध्यान रखिए कि 22,000 रन बनाने वाले विराट कोहली तीसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रिलीज द बुक फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक? सो ये बुक किसके द्वारा रिलीज़ की गई है? ये बुक रिलीज़ की गई है एडीबी के द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये बुक रिलीज़ की गई है। और एडीबी का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। और फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? चलिए, आई थिंक आज का ये तीसरा क्वेश्चन है। इसके एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं ये कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इससे पता चलता है कि आप वीडियो को स्किप तो नहीं कर रहे हैं, क्या एक क्वेश्चन को स्किप कर दे रहे हैं, आप पूरा का पूरा वीडियो देख रहे हैं या नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वॉन द बहरेन ग्रां प्री 2020? बहरेन ग्रां प्री 2020 ये हम बात कर रहे हैं F1 कार रेस के बारे में। तो बहरेन ग्रां प्री 2020 ये किसने जीता? नन अदर देन लुइस हैमिल्टन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम को किस राज्य ने बढ़ाया है? यानी कि इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट को किस स्टेट ने बढ़ाया है? कितने दिनों के लिए बढ़ाया है? 6 महीने के लिए बढ़ाया है। तो इस स्टेट का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। ये जो इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बारे में कुछ हम डिटेल भी जान लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट extended the Essential Services Maintenance Act in the state, banning strike in all departments and corporation under it for a period of another 6 months। आपको पता होगा कि जो बहुत सारे जो जैसे कि हड़ताल लग जाता है, स्ट्राइक लगा दिए जाते हैं बैंक में हो या फिर बहुत सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में, कुछ बहुत सारे डिपार्टमेंट में। तो अभी 6 मंथ के लिए उत्तर प्रदेश में किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी बैंक हो वहाँ पे स्ट्राइक नहीं हो सकता। अगर स्ट्राइक होगा तो फिर इस एक्ट का जो है, इस एक्ट को यानी कि आप वायलेट कर रहे हैं और आपको बिना वारंट के अरेस्ट भी किया जा सकता है। सो ये आप ध्यान रखिएगा। ये जो इसमें जो है 1968 में ये एक्ट लाया गया था और ये एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा है। सो ये आप ध्यान रखिएगा। दिस इंक्लूड सर्विसेज लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस सर्विस, हेल्थ सर्विस, डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। ESMA gives police right to arrest without a warrant anybody violating the act's provision. Or the ESMA is a law made by the Parliament of India under list number 33 in concurrent list of 7th schedule of the Constitution of India।
तो आपको बताओ कि 3 लिस्ट है, एक तो स्टेट लिस्ट, एक है सेंटर लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट पे स्टेट और सेंटर दोनों में से कोई कानून बना सकता है, कुछ भी लागू कर सकता है। तो इसी के जरिए उत्तर प्रदेश ने इसको लागू किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ फॉर्मली विथड्रॉन फ्रॉम द ट्रीटी ऑन ओपन स्काइज। तो अभी रिसेंटली किस कंट्री ने अपने आप को ओपन स्काइज ट्रीटी से अलग कर लिया फॉर्मली। तो इस कंट्री का नाम है नन अदर देन यूएसए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए जो है ये पूरी तरह से रेड हो चुका है, यानी कि ये फॉर्मली विथड्रॉ हो चुका है। बट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कहा गया है, अभी जो है यूएसए के प्रेसिडेंट अभी 20 जैन तक कौन रहेंगे, ये अभी डोनाल्ड ट्रंप ही रहेंगे। तो ये अभी देखिए क्या क्या कारनामा करके जाते हैं। और जो इनके जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि हम जब आएंगे सरकार में, जब आएंगे तो फिर हम ओपन स्काइज ट्रीटी में आ जाएंगे। तो ये ओपन स्काइज ट्रीटी जो है ये क्या है, ये आप जान लीजिए। इस ट्रीटी को जो है साइन किया गया था 1992 में, ओपन स्काइज ट्रीटी को, ये आप ध्यान रखिएगा। और इस ट्रीटी को 1 जैन 2002 को, यानी कि 2002 को ये इफेक्ट में आया, लागू किया गया। और इसमें बिना किसी आम के को जो इसमें जो 34 कंट्री है, इस ट्रीटी में 34 कंट्री हैं और इसमें अब तो खैर 33 कंट्री हो गए। तो इसमें बिना किसी आम के कोई भी कंट्री जो है जो इसमें है, जो इस ट्रीटी में है, बहुत सारे देश हैं जो कि ग्रीन में है, वो आप उसमें हम 34 कंट्री का नाम यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये एक दूसरे देश में साल में 2 से 3 बार जो है अपना जो फ्लाइट है, प्लेन जो है वो भेज सकते हैं कि क्या किसी दूसरे देश में कोई ऐसी मिलिट्री जो है, मिलिट्री के तौर पर कहीं पे किसी को तैयार तो नहीं किया जा रहा है, या फिर कहीं पे कोई कंट्री जो है अटैक तो नहीं करने वाला है। तो इस तरह से सुविधा थी ओपन स्काई सिटी में निगरानी रखना, यानी कि इसमें यूएसए और रशिया दोनों था। यानी कि अगर यूएसए चाहता कि रशिया में अगर क्या हमारे खिलाफ जो है कुछ हो तो नहीं रहा है, तो ये चेक करने के लिए ये अपनी फ्लाइट भेज सकती थी, बट बिना आर्म्स के। इसमें कुछ रडार लगे होते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत और किस देश ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए 10 और वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन बढ़ाया है। तो अभी रिसेंटली इंडिया और यूएसए ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए 10 और वर्षों के लिए समझौता बढ़ाया है। ये कौन सा है? ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप। तो इसको जो है, इस एग्रीमेंट को 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसको जो है पहली बार 2010 में साइन किया गया था मनमोहन सिंह की सरकार में। फिर अब हम बात करेंगे 2 न्यूज़ के बारे में। पहला न्यूज़ तो है वरुणा शास्त्र के बारे में। ये वरुणा शास्त्र क्या है? तो वरुणा शास्त्र जो है ये एक हैवी वेट टॉर्पीडो है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये डीआरडीओ के चेयरमैन जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, हैज फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट प्रोडक्शन यूनिट ऑफ हैवी वेट टॉर्पीडो Varuna Shastra. The Varuna Shastra has been designed and developed by Naval Science and Technological Laboratory of DRDO, while Bharat Dynamic Limited (BDL) Visakhapatnam has manufactured the torpedo for the Indian Navy. So ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है टॉर्पीडो वरुणा शास्त्र। फिर अब हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारा कि जापान का हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट जो है ये आपको जब आई थिंक वीडियो जब आपका जो अपलोड होगा तब ये अर्थ पर लैंड कर चुका होगा, और आई थिंक सक्सेसफुली लैंड करे तो कुछ हमें जो इस एस्टेरॉयड के बारे में अच्छी सी जानकारी मिल पाए। तो ये वीडियो मैं 5 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि वीडियो जो है आपको लेट मिल रही होगी। Japan Hayabusa 2 spacecraft left the asteroid Ryugu a year ago and is expected to reach Earth and drop a capsule containing the precious sample in Southern Australia on December 6। तो ये जो हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट जो है ये एस्टेरॉयड रग्यू पे गया था, उसको उस पर रिसर्च करने के लिए, उसके सॉइल के सैंपल लेने के लिए, और ये अब लौट जाएगा कहाँ पे? 6 दिसंबर को ये लैंड करेगा ऑस्ट्रेलिया में, साउदर्न ऑस्ट्रेलिया में। The soil sample and data from the asteroid could provide clues to the origins of the solar system. सोलर सिस्टम के ऑरिजिन के बारे में भी हमें ये और सारी जानकारी देगा। तो हायाबुसा 2 प्रोजेक्ट क्या है? इट इज़ एन एस्टेरॉयड सैंपल रिटर्न मिशन ऑपरेटेड बाय द जापानीज स्पेस एजेंसी, जिसका नाम क्या है? जाक्सा, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इसका फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखिएगा। ये जापान की स्पेस एजेंसी कंपनी है, जैसे कि रशिया की रॉसकॉस्मोस है, यूएसए की नासा है, इंडिया की इसरो है, उसी तरह से जापान की जाक्सा है।
फिर इस मिशन को लॉन्च किया गया था 3 दिसंबर 2014 को, और ये मिशन जो है ये पहुंचा कब, तो 2018 में। इसे इतने साल लग गए जाने में। और इस मिशन में जो है इस जो स्पेसक्राफ्ट जो भेजा गया था हायाबुसा 2, इसमें बहुत सारे कुछ लगे थे, लाइक रिमोट सेंसिंग, सैम्पलिंग एंड 4 स्मॉल रोवर्स दैट विल इन्वेस्टिगेट द एस्टेरॉयड सरफेस टू इन्फॉर्म द एनवायरमेंटल एंड जियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट ऑफ द सैंपल कलेक्टेड। हायाबुसा 2 टच डाउन ऑन रियोग्यू ट्वाइस, यानी कि इसने रियोग्यू जो एस्ट्रॉयड है उसको 2 बार टच किया। इसके बावजूद, जबकि इसका जो सरफेस जो है वो एक्सट्रीमली रॉकी है, बहुत ज़्यादा पथरीला है, एंड सक्सेसफुली कलेक्टेड डाटा एंड सैंपल्स ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर्स आफ्टर इट अराइव्ड देयर इन जून 2018। तो फर्स्ट जो है टचडाउन जो है इसने कब किया था, 2019 फरवरी में, और उस समय उसने 10 सैंपल कलेक्ट किए थे। फिर इन जुलाई में जो है ये इसने अंडरग्राउंड सैंपल जो है ये कलेक्ट किए फर्स्ट टाइम। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो मैंने बहुत दिनों पहले का जब मैंने इसको लगाया था तभी का ये है। तो ये अब तो पहुँचने वाला होगा बहुत ही 1 सेकंड में 4 किलोमीटर की दूरी ये तय कर रहा था। हायाबुसा 2 spacecraft. It took the spacecraft 3 years to arrive at Ryugu, but the journey home was much shorter because of the current location of Ryugu and Earth. क्योंकि ये दोनों ऑर्बिट कर रही है। Ryugu in Japanese means dragon palace, the name of a sea bottom castle in a Japanese folktale. अब इस मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ पे आप सिग्निफिकेंस भी देख सकते हैं। सो हमारा लास्ट न्यूज है, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इन शिलोंग कैंसिल्ड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो कि कहाँ पे इसका आयोजन किया जाता है, मेघालय की कैपिटल शिलोंग में, बट इस बार जो है इसको कैंसिल कर दिया गया है कोविड-19 के कारण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेरी ब्लॉसम का ट्री। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।